तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बीए पॉलिटिकल साइंस के 6 सेमेस्टर के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर के बारे में देखेंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम ब्रीफ में इस चैप्टर को कवर करने की कोशिश करेंगे कि इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। अगर आप बुक नहीं पढ़ेंगे और इस वीडियो को देखेंगे तो मेरे हिसाब से आपका जो ये चैप्टर है क्लियर हो जाएगा और आपकी जो हाइपोथेसिस है यानी जो भी आपका मटेरियल है वो तैयार हो जाएगा इस प्रकार के एग्ज़ाम के लिए, अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो हमारा जो टॉपिक है वो है नॉन स्टेट एक्टर। ओके, अगर मैं इसकी हिंदी में बात करूं तो इसका मतलब होगा राज्यत्रकर्ता, ऐसा कुछ करके है, क्योंकि हिंदी का ट्रांसलेशन बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि बेसिकली जो भी मटेरियल होते हैं वो इंग्लिश में होते हैं, तो उसका ट्रांसलेशन हिंदी में ऐसा बार देखा जाता है कि बहुत ही त्रुटियाँ रहती है, तो इंग्लिश पर भी हम ध्यान देंगे। तो ये नॉन स्टेट एक्टर क्या होते हैं? तो बेसिकली अगर हम इसकी बात करें तो एक प्रकार से वह सब ऑर्गेनाइजेशन और वह सब संस्थाएं जो किसी भी प्रकार के सरकार के अंतर्गत नहीं आती हैं, जो नेशनल लेवल पर या तो इंटरनेशनल लेवल पर सरकार के डिप्लोमेसी में अपनी अहम भूमिका निभाती हैं। इस प्रकार की संस्थाओं या ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन को हम नॉन स्टेट एक्टर कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप इस बात को समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। अगर एग्जांपल में लेंगे तो ऐसी बहुत सी एग्जांपल हैं, जैसे कि आप लोग देखेंगे मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन में बहुत सी देशों की कंपनियां दूसरे देश में इन्वेस्टमेंट करती हैं, वहाँ पर अपनी कंपनियां को खोलती हैं, वहाँ पर MOU करके उस गवर्नमेंट उस देश की गवर्नमेंट के साथ इन्वेस्टमेंट करके वहाँ पर अपना व्यापार करती है। उनका व्यापार इतना बड़ा होता है कि इनडायरेक्टली अगर हम बात करेंगे तो वो सरकार पर अपनी छाप बनाई रहती है। सरकार भी उनके किसी भी मामले में इलीगली तरीके से या किसी भी प्रकार का इंटरफेयर नहीं करती है, क्योंकि बहुत बड़ी जनसंख्या उनके माध्यम से प्रभावित होती रहती है। तो ये जो सब ऑर्गेनाइजेशन या ये जो भी सब संस्थाएं हैं, इनको ही हम नॉन स्टेट एक्टर कहते हैं। अगर हम इसकी एक और परिभाषा यानी एक प्रकार से और समझने की कोशिश करें तो हम कह सकते हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा NGO हैं जो पैसे नहीं लेते हैं लेकिन देश के लिए या तो ह्यूमैनिटी के लिए या तो मानवता के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और उनका सपोर्ट करते हैं। वो किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं करते हैं। तो ये जो भी ऑर्गेनाइजेशन है इसको हम नॉन स्टेट एक्टर कहते हैं, यानी स्टेट का पार्ट तो है लेकिन वो किसी भी तरीके से लीगल नहीं है, यानी हमारे किसी भी अधिकार या किसी भी राइट में नहीं लिखा गया है कि इस प्रकार के संस्थाएं भी उपलब्ध रहेंगी, लेकिन ये इंसान के भले के लिए होता है, पीस को मेंटेन करने के लिए होता है, जो कि लोगों की भलाई के लिए कार्य करते हैं। तो इनको ही हम नॉन स्टेट एक्टर कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इसके द्वारा आप अच्छी से समझ गए होंगे। इसके बाद हम कुछ और एग्जांपल देख लें ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। जैसे कि अगर आप कुछ और एग्जांपल देखेंगे तो कुछ इम्पॉर्टेंट एग्जांपल हैं, जैसे कि सोनी कंपनी हो गई और इंटेल कंपनी हो गई, एप्पो हो गया। ये सब भी दूसरे देश की कंपनियां लेकिन हमारे देश में हैं, तो इन सब को भी हम नॉन स्टेट एक्टर के रूप में समझ सकते हैं। इनको भी उपाधि दे सकते हैं कि नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। सपोज कीजिए अगर ये जो एप्पल का आज इस समय हमारे देश में जो छाप है या जो भी आयात निर्यात या जो भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, अगर ये सब न रहे या इमिडिएटली अगर सरकार इन सबको बंद कर दे तो हमारी जो जनसंख्या है, हमारे जो सिटीजन्स हैं, उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जगह जगह पे दंगे होने लगेंगे सर, और लोग कहेंगे कि ये सही नहीं है। तो सरकार इनके अंदर हस्तक्षेप नहीं कर सकती है क्योंकि ये बहुत बड़े भूभाग को प्रभावित कर रहे हैं। तो इन्हीं को ही नॉन स्टेट एक्टर्स कहते हैं। अगर अब भी आप नहीं समझ पाएँ तो आप कभी नहीं समझ पाएंगे मेरे हिसाब से। तो इसका डिफिनेशन हो गया। अब हम इसके टाइप को देखते हैं। तो बेसिकली इसमें तो बहुत से टाइप मिल जाएंगे, बहुत से एग्जांपल आपको मिल जाएंगे, लेकिन कुछ क्रमबद्ध तरीके से इसको कुछ विशेष तरीक़ों से बांटा गया है, जो कि 6 प्रकार से है। तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन से हैं। सॉरी दोस्तों, तो इसमें जो पहला तरीका आप देखेंगे मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। तो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन का मतलब इसमें एक प्रकार से वो कंपनियां जो दूसरे देश में जाकर इन्वेस्टमेंट करती हैं उनको मल्टी कॉरपोरेशन करते हैं। जैसे भी आप लोग जानते ही होंगे भली बात है कि MNC है, यानी कि किसी देश की दूसरी कंपनी है हमारे देश में या किसी दूसरे देश में अपना कार्य कर रही है इन्वेस्टमेंट के साथ, तो इसको ही हम MNC कहते हैं। इसके एग्जांपल में अगर आप देखेंगे तो जैसे एग्जांपल में अगर देखेंगे तो सोनी हो गई,
और कोको कोला हो गया, यह भी दूसरे देश की कंपनियां हैं। और कुछ एग्जांपल देखेंगे तो और इंटेल कंपनी हो गई, यह भी एक कंपनी है जो हमारे देश में कार्य करती है, अपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है और आयात निर्यात से संबंधित कार्य करती है। तो ये जो कंपनियां हैं हम इसको मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन में बात करेंगे, ओके, इसके अंतर्गत रखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि वे कंपनियां जो किसी अपनी सीमा को पार करके किसी दूसरे देश की सीमा में अपना बिजनेस करे, वहाँ के साथ MOU करे और बहुत बड़े भूभाग को प्रभावित करे, तो वो कंपनियां मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन कहलाएंगी। अगर हम दूसरे एग्जांपल NGO को देखें तो NGO का बेसिकली अगर हम इसका डिफिनेशन देखेंगे तो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होता है इसका मतलब, यानी गवर्नमेंट का हस्तक्षेप नहीं होता और जो गवर्नमेंट के कार्यकलापों पे फोकस करते हैं या जो ह्यूमन राइट्स के अंतर्गत बातें करते हैं, किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं लेता है। अगर मान लीजिए किसी भी सिटीजन का अधिकारों का हनन हो रहा है या उनके साथ बुराई हुई है या कुछ गलत हुआ है तो लोग NGO के माध्यम से न्याय दिलाने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर जाकर लोग हेल्प ले सकते हैं, ओके। तो आप NGO को मेरे हिसाब से समझ गए होंगे। इसके भी कई एग्जांपल हैं जो कि हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि हमारे हमको लगता है कि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, हमें किसी भी तरह से ये जो भी जितने भी 6 पार्ट हैं इसको कंप्लीट करना है। तो जो तीसरा है IGOS, इसका जो मतलब है इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप इसके बारे में देखेंगे तो ये एक प्रकार की ऐसी संस्थाएं होती हैं जो कि ब्रॉड लेवल पर कार्य करती हैं। अगर एग्जांपल आप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। जैसे आप लोग सुने होंगे UNO है, ILO है, NEP है, और भी कई प्रकार की संस्थाएं हैं जो एक नेशन के अंतर्गत रहकर कार्य नहीं करती हैं, वो पूरे संसार को अपना घर समझ के कार्य करती हैं। बहुत से इसके एग्जांपल आप खोज सकते हैं। यूनेस्को हो गया, WHO हो गया, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन हो गया, विश्व व्यापार संगठन हो गया, राष्ट्रमंडल हो गया। इन सब के अंतर्गत बहुत बड़े भूभाग पर ये अपना कैप्चर करते हैं और कंट्रोल करते हैं और लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं। तो इसको हम इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे, यानी IGOS कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप इसको भी समझ गए होंगे भले। अब हम अगले के ऊपर चलते हैं जो कि है INGO। इसका अगर फुल फॉर्म देखेंगे तो इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होगा। यह भी एक ऐसी संस्थाएं हैं जो किसी भी प्रकार के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं पाया जाएगी कि इसकी उपस्थिति रहना ज़रूरी है और इसको हर लोगों को मानना ज़रूरी है। लेकिन ये कुछ ऐसी संस्थाएं होती हैं जो कि वर्ल्ड लेवल पर काम करती हैं और लोगों की भलाई के लिए, लोगों के ह्यूमन राइट्स के लिए। अगर मान लीजिए अगर हमारे देश में लोगों का ह्यूमन राइट्स एक्सप्लॉइट होता है तो हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से उन सबको चैलेंज कर सकते हैं जिन्होंने हमारे साथ ऐसी क्राइम या ऐसी डिस्क्रिमिनेशन किया है। लेकिन सपोर्ट कीजिए कि अगर किसी दूसरे देश में या वर्ल्ड वाइड लेवल पर सेम यही ठीक होगा, सेम यही चीज़ होगा तो क्या हम कर सकते हैं। वर्ल्ड लेवल पर तो कोई गवर्नमेंट नहीं है, ना ही कोई संस्था है जो हमें बचाएगी या हमारी बात को रखेगी। तो इन सब मामलों के लिए कुछ पर्टिकुलर संस्थाएं की स्थापना की गई है या जो कार्य करती हैं उनको ही हम इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि INGOS कहते हैं। इसके कुछ एग्जांपल को देखिए, उसके बाद क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या करना चाहता हूँ। इसका पहला जो एग्जांपल है वो एमनेस्टी इंटरनेशनल। दूसरा एग्जांपल देखेंगे रेड क्रॉस। आई थिंक आप लोग रेड क्रॉस को भली भांति जानते होंगे, जिसने विश्व में शांति स्थापना करने की बहुत कोशिश की। और हम 8 दिसंबर, शायद 8 दिसंबर था, सॉरी क्लियर नहीं है, लेकिन 8 तारीख करके कुछ है जिस दिन हम रेड क्रॉस की स्थापना का दिवस मनाते हैं। और ये शांति पुरस्कार भी पाया है रेड क्रॉस संस्था ने। तो ये जो संस्थाएं हैं पर्टिकुलरली ये सब शांति व्यवस्था बनाने के लिए ह्यूमन राइट्स को इंटरनेशनल लेवल पर सेफ्टी प्रदान करने के लिए होती हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप इसको भी समझ गए। तो दोस्तों जो अगला है वो है रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस। मुझे लगता है कि आप इसके नाम से भली भांति परिचित होंगे और इसके नाम से ही आप इसको अज्यूम कर सकते हैं कि इसका मतलब क्या होगा, इसका क्राइटेरिया क्या होगा। तो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है धार्मिक संगठन।
यानी पर्टिकुलर धर्म की सेफ्टी के लिए जो संस्थाएं होती हैं किसी एक धर्म के, आप देखेंगे बहुत सी संस्थाएं हैं जैसे कि विश्व हिंदू परिषद है, रोमन कैथोलिक चर्च है, यानी अपनी धर्म की सुरक्षा के लिए या उसके हनन को बचाने के लिए जो संस्थाएं होती हैं उसको हम धार्मिक संगठन कहते हैं। एक प्रकार से ये भी नॉन एक्टर के रूप में आएगा, क्योंकि ये भी अगर देखेंगे तो इसकी भी कोई लिमिटेशन नहीं होती है कि आप हिंदू हैं या मुस्लिम हैं तो ये जो संस्थाएं हैं एक कंट्री के लेवल पर काम करेंगी। ये इंटरनेशनली जहाँ पर भी जहाँ भी हिंदू या मुस्लिम रहते हैं उन सब के अगर अधिकारों या उन सब के धर्मों में कोई भी हनन होता है या कोई भी बाधा होती है तो ये लोग उनके फंडामेंटल राइट्स या उनके धार्मिक राइट्स के लिए लड़ते हैं और उनके लिए आवाज़ उठाते हैं। तो ये भी एक नॉन एक्टर्स के बॉडी के रूप में आएगा। और इसके अगर एग्जांपल को कुछ देखेंगे तो जैसे कि बताया हूँ, विश्व हिंदू परिषद VHP हो गया, क्रिश्चियन चर्च हो गया, और वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ रिलीजन हो गया, रोमन कैथोलिक चर्च हो गया, ये सब इसके एग्जाम्पल आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ इसको भी आप समझ गए होंगे। तो इसके बाद छठा नंबर का है गुरिल्ला एवं आतंकवादी संगठन। तो इसमें इसको भी आप इसके नाम के द्वारा ही समझ सकते हैं, यानी गुरिल्ला एवं आतंकवादी संगठन, यानी वो संगठन आते हैं जो एक प्रकार से टेररिस्ट टाइप्स की एक्टिविटी को कंप्लीट करते हैं या उसको करते हैं। कुछ संगठन होते हैं टेररिज्म टाइप्स के, उसको हम इसके अंतर्गत लाते हैं। ये भी वर्ल्ड वाइड लेवल पर बहुत सी देशों को प्रभावित करता है। नॉन एक्टर्स के अंतर्गत इसको भी हम रखेंगे, क्योंकि ये भी एक पर्टिकुलर भूभाग को, लोगों की मानसिकता को, अवेयरनेस को प्रभावित करता है। तो ये भी एक प्रकार से नॉन स्टेट एक्टर के रूप में लिया जाएगा। अगर इसकी एग्जांपल को हम देखेंगे तो इसमें अल जिहाद है, हमास, जो कि आप लोग देख रहे होंगे कि हमास और इजराइल का विवाद चल रहा है, हमास भी एक प्रकार से इसमें आएगा। और लश्कर तोयबा है, और अगर आप देखेंगे तो स्वापो है यानी SWAPO, और PLO देखेंगे यानी फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, लिट्टे देखेंगे जो श्रीलंका में एक्टिव था, LTTE। तो ये सब जो आएंगे गुरिल्ला एवं आतंकवाद संगठन में आएंगे। तो दोस्तों इतना ही पॉइंट था जो इम्पोर्टेंट था। अगर आप इसको बुक में पढ़ेंगे तो बहुत लंबा लंबा मिल जाएगा। मैंने इसके क्रक्स को आपके पास रखने की कोशिश किया है। तो कमेंट में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, और नेक्स्ट वीडियो में किसी और चीज़ पे बात करेंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद।